जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग ने क्लास 12th के लिए एक नया सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम लोग क्लास 12th के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी जैसे जो लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय जो क्वेश्चंस होते हैं सबका डिस्कशंस विस्तार पूर्वक करते हैं। और जिसके कड़ी में हम लोग लगभग 11 गो प्रश्न इससे पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे। आज हम उससे अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं और वहीं से अपने वीडियो को शुरू करेंगे। चलिए, तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस वीडियो को नहीं देखें तो उसे देख लीजिए, और उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो चलिए, यहाँ तक ये हम लोग पढ़ लिए थे, ये भी पढ़ लिए थे, और यहाँ तक पढ़े थे। कल पढ़े थे अंतिम प्रश्न कि पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। इसी से अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। ये प्रश्न 2013, 18 और 20 में पूछा गया है। तो देखिए, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। यानी किसी भी कठोर सतह पर, जैसे कि पत्थर पर, किसी धातु पर या मिट्टी के बर्तन पर जो खोद के लिखे जाते हैं उसे अभिलेख कहते हैं। कहता है कि अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। अभिलेख में तत्कालीन शासक अपनी उपलब्धियों, क्रियाकलाप, व्यक्ति एवं राजधर्म आदि के बारे में लिखवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अभिलेख से हमें उस तत्कालीन शासक के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, उस तत्कालीन शासक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे कि हम इतिहास के अध्ययन को आसान बना देता है, क्योंकि अभिलेख जो है वो कोई शासक ही लिखवाते हैं। तो चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो कल तक जो हम डील किए थे वो चैप्टर नंबर 1 था। यहाँ से शुरू होता है अपना पार्ट 2 यानी चैप्टर 2, जिसमें हम लोग राजा, किसान और नगर, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के से संबंधित तमाम प्रश्नों को डील करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला सबसे पहला प्रश्न जो है वो कहता है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। और ये प्रश्न 2022 और 2020 में पूछा गया है। तो देखिए, कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। उन्होंने कलिंग युद्ध में अनगिनत लोगों को बिना बात मरते देखा। इसके बाद उन्होंने कभी भी युद्ध न करने का प्रतिज्ञा की। उन्होंने धर्म का मार्गदर्शक और जीवन में अहिंसा और प्रधान का महत्व दिया। कलिंग युद्ध में क्या हुआ कि कलिंग युद्ध में अशोक ने देखा कि बिना बात के बहुत लोग मर रहे हैं, जिसके कारण उसका दिल पिघल गया और वो कहा कि आज के बाद हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, मार काट नहीं करेंगे। अशोक धर्म का मार्ग अपना लिया, अहिंसा का मार्ग अपना लिया और शस्त्र को त्याग दिया। क्या किया? शस्त्र को त्याग दिया। और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए थे। किस धर्म को अपनाए थे? बौद्ध धर्म को अपनाए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न कहता है, ये प्रश्न 2009 में पूछा गया है। और अगला प्रश्न कहता है कि गंधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी गंधार कला की क्या विशेषता है? तो गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने की प्रयास किया गया है कि ये यूनानियों के सौंदर्य देवता ओलंपिक के अनुकृति लगती है। यानी गंधार कला में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है, जिसमें उनकी मूर्ति को इतना अच्छा बनाया गया है कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो अपोलो के अनुभूति लगता है। यानी अपोलो को जो देवता है उसके जैसा ये लगता है। इसमें बुद्ध को प्रायः घुंघराले बाल व मूछ, ललाट पर अरना यानी भौरा, सिर के पीछे प्रभामंडल, वस्त्र सलवट युक्त और
चप्पल पहने हुए दर्शाए गए हैं। ये जो चर्चा है, ये बुद्ध के बारे में जो चर्चा है, ये गंधार कला से संबंधित है। किस कला से संबंधित है? गंधार कला से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं, और ये प्रश्न 2017 और 20 में पूछा गया है। कहता है कि महाजन पद प्राचीन भारत में मौजूद 16 राज्यों का एक समूह था। यह सब तब शुरू हुआ जब उत्तर वैदिक काल की जनजातियों अर्थात जनों ने अपने स्वयं के क्षेत्रीय समुदाय बनाने का फैसला किया था, जिसने अंततः राज्य या जनपद नामक बस्तियों के नए और अस्थायी क्षेत्रों को जन्म दिया। यानी जनपद के बारे में यह है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए, और ये प्रश्न 2015 में और 2019 में पूछा गया है। तो मौर्य इतिहास के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक ऐतिहासिक और दूसरा है पुरातात्विक। ऐतिहासिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस शामिल है। मेगास्थनीज की इंडिका, बुद्ध साहित्य और पुराण भी इनमें सम्मिलित है। यानी मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानने के दो स्रोत है, एक आप साहित्य के से जान सकते हैं और दूसरा इनके पुरातत्व से जान सकते हैं। पुरातत्व और अभिलेख से भी आप जान सकते हैं, जैसे कि मौर्य वंश के प्रमुख शासक अशोक बहुत से अभिलेख पत्थरों पर क्या किए हैं, बनवाए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए। अगला प्रश्न कहता है कि अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं। ये 2011, 2013 और 2014 में पूछा गया प्रश्न है। या अशोक धम्म, जिसे संस्कृत में धर्म कहते हैं। कहता है सम्राट अशोक ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता का सेवा करनी चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और अहिंसा एवं सत्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने सभी मनुष्य से पशुवध और बलि से बचने के लिए कहा है। उन्होंने जानवरों, नौकरों और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने की बात कही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न कहता है कि मौर्य के नगर प्रशासन की व्यवस्था में संक्षिप्त विवरण दे। मौर्य के नगर प्रशासन के विषय में संक्षिप्त विवरण दे। तो मौर्यकालीन प्रशासन लेख कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। यह प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी, परंतु इसे निरंकुश नहीं कहा जा सकता है। मौर्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो केंद्रीकृत था, लेकिन इसे आप निरंकुश नहीं कह सकते। कहता है कि कौटिल्य ने राज्य के सप्त अंग विचारों की प्रतिपादन किया। राज्य के 7 अंग है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। याद रखेंगे, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये जो है ये राज्य के 7 अंग है। और ये किनके द्वारा दिया गया था? कौटिल्य के द्वारा राज्य के सप्त अंग का विचारधारा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मूर्तियाँ पड़ी हुई है। कहता है कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। तो मौर्यकालीन समस्त कलाकृतियों में अशोक द्वारा निर्मित स्थापित पाषाण स्तंभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं अद्भुत है। ये जो देख रहे हैं ये पाषाण स्तंभ है। स्तंभों को कई फुट नीचे जमीन की ओर गाड़ा जाता है। इस भाग पर मोर का आकृति बना दिया जाता है। पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पर अद्भुत चिकनाई तथा चमक है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। शायद ये छोटा होगा, छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा इसे क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं जी। अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये 2011, 2014 और 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इनका सबसे पहला उपलब्धि है, कहता है कि चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। उन्होंने नागवंश की कुबेर नाग तथा कदम वंश की राजकुमारी से विवाह किया तथा वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। और ये क्या किया, वाकाटक के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनसे उसे प्रभावशाली शासक की मित्रता और संरक्षण प्राप्त हुआ। दूसरा कहता है कि उसने शक को पराजय करके उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पश्चिम में कटियावार से लेकर के पूरब में बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तीसरा कहता है कि उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जिससे राज्य की समुद्री व्यापार एवं गुजरात प्रांत के संसाधनों में वृद्धि हुआ। चौथा कहता है कि उसने कई विद्वानों को संरक्षण दिया, जिसमें कालिदास और अमरसिंह थे। पांचवा है कि शकों को पराजय करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का विशेष सिक्का जारी किए। छठा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा क्यों दी जाती है, या समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना क्यों किया जाता है? ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो कहता है कि इतिहासकार A.B. स्मिथ ने उन्हें भारतीय नेपोलियन कहा है। किसे? समुद्रगुप्त को, क्योंकि वह एक महान विजेता था। उन्होंने प्रमुख राज्यों और शासकों को अपने अधीन कर लिया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों का विवरण शामिल है, जिसमें दक्षिण भारत का विजय भी शामिल है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि गुप्त काल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का विकास उल्लेखनीय है। धातु विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और कृषि जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए आश्चर्यजनक प्रगति के कारण गुप्त युग को प्राचीन भारत में वैज्ञानिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि अशोक के अभिलेख का वर्णन करें। तो अशोक के अभिलेखों में शाहनाजगढ़ी एवं मानसेरा कहाँ है? पाकिस्तान में है। के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कृष्ट है। यानी शाहनाजगढ़ी और मानसेरा का जो अभिलेख है ये किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है। इसके बाद तक्षशिला और लघमान यानी काबुल के समीप अफगानिस्तान अभिलेख जो है ये अरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त अभिलेख लघुशिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मणी लिपि में क्या है? उत्कीर्ण है।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 2 के सभी प्रश्न। कल यानी अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है बंधुता, जाति, वर्ग और प्रारंभिक राज्य, इस पर चर्चा करेंगे। आज हम अपने क्लास पर यहीं पर विराम देते हैं। यहाँ तक के लिए दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और यदि संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।